हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेफिनेशन वीआई में। जैसा कि आज ये एमसीक्यू का दूसरा सेशन है। पिछला सेशन में मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव करवाया था, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, यानी एग्जाम में फंसना उसका बिल्कुल तय था। आज भी मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसी तरह से मैं 10-10 करके पर डे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से कि 50 क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में टच करके आएंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 60, 45, 30 और 90। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 12 मीटर ऊंचा खंबा है आपके पास। इसकी जो छाया की जो लंबाई है, यानी कि सूरज का जो किरण अगर इधर से पड़ेगा तो छाया की लंबाई इधर आ जाएगी, और इधर सूरज की किरण इधर से देंगे, छाया की लंबाई उधर ले लेंगे। ठीक है, तो जमीन पर जो इसकी छाया की लंबाई जो इधर पड़ रही है, तो मान लीजिए सूरज की किरण इधर से पड़ रहा है, तो छाया की जो लंबाई बन रही है वो कितना है, 4√3 है। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो आपका इसका उन्नयन कोण पूछा, तो उन्नयन कोण यहाँ पे आएगा। थीटा उन्नयन कोण को लेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा थीटा एंगल के लिए 12, और आधार हो जाएगा आपका 4√3। यहाँ से आप कैंसिल कर लें, 4×3 = 12। अगर आप इसको ऐसे कैंसिल कीजिए तो √3 ऊपर चल जाएगा, या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका हर परिमेयकरण कर लें। हर परिमेयकरण में ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा √3। आप जानते हैं √3 जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। राइट आंसर इज ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम है ABC। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, C को 90 डिग्री पे रखना है। 90 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है A B, और इसको C ले, क्योंकि C को 90 डिग्री पे रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो आपको cos A + B का मान निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन में है आपका पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 1/2, और चौथा ऑप्शन है आपका √3/2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है, टोटल को अगर ऐड किया जाए तो ये 180 डिग्री होता है, जिसमें कि आपका अकेला C जो है 90 है। तो बात साफ है कि एंगल A और एंगल B का जो सम होगा वो भी 90 होगा। तो ना 90 और 90 मिलकर के 180 हो जाएगा फिर से। तो एंगल A और B का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसा कि आपको वहाँ बताया गया है कि cos A + B का वैल्यू निकालना है। तो A + B को क्या ले सकते हैं आप लोग, 90 ले सकते हैं। तो cos 90 इज इक्वल टू, cos 90 का वैल्यू आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर याद ना हो तो आप NCERT बुक के चार्ट में आप देख लेंगे, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। ओके, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है, तो इसमें आपका दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया है 2 और 3। ये एक बिंदु है, यहाँ पर दूसरा बिंदु है आपका 2 - 2,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए सूत्र आता है जिसको बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, जो आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो मेरे साथ याद कर लें। कल के सेशन में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, इधर वाले को एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट। चूंकि यहाँ पे एक ही जगह पर दोनों बिंदु है, तो यहाँ पे फर्स्ट बिंदु को 1 1 और दूसरा वाला बिंदु को 2 2 लिख लें। ठीक है, ताकि आप इस फार्मूले में इस नंबर को बैठाने में सुविधा हो, इसलिए मैंने आपको इस तरह से इंडिकेट कर दिया है। तो दूरी सूत्र जो है दोस्तों, दूरी सूत्र बहुत आसान है, बिल्कुल आप भी लिख सकते हैं आसान भाषा में। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे रूट लिखिए, है ना, और उसके बाद x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। सिक्वेंस यहाँ पे तैयार है आपके लिए। 1 पहले लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर यहाँ 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, पहले x होगा फिर y का डिफरेंस निकालना है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके बीच में जोड़ देना है। एकदम आसान में बन जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं और आसानी से आंसर लिख लेते हैं। तो अगर आप देखें, रूट का तो रूट लिख दिए, x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लीजिए, माइनस x2 का वैल्यू जो है आपका -2 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू आप 3 लिख लीजिए, माइनस का माइनस, y2 का वैल्यू यहाँ से देख के 3 लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि
2 + 2 हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 यानी 16 प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसमें तो 0 का कोई बात ही नहीं है। और इस तरह से 16 + 0 को ऐड करेंगे तो 16 ही रहेगा और √16 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेटा है आपका 3, 4, 5, 17 और x, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 5 नंबर है, जिसमें से एक नंबर को x रखा गया है, का माध्य 6 है, इसका माध्य निकाल के लिखा गया है 6, तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको आनी होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बना पाए अच्छा तरह से। ये माध्य का मतलब हो गया आपका कि जो भी डेटा दिया जाए उस सब को ऐड कर लीजिए और उसको काउंट कर लीजिए, काउंटिंग से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से आपका माध्य निकल जाता है। तो माध्य जबकि आपको दिया हुआ है 6, तो माध्य की जगह पे लिख लीजिए 6, ठीक है। तो इस सबको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 3 हो गया 20, 5 25 और 4 29, यानी 29 प्लस x डिवाइड बाई 5। ये डिवाइड में है 5, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 29 प्लस x। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, 29 को इस पार भेज देना है, इस पार भेज देना है, तो 30 आप प्लस 29 इस पार भेजिएगा तो -29 इज इक्वल टू x, यानी इस तरह से आपका 30 - 29 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ए, जो कि सही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 3:4 दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है 2:3 है। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात अगर बात करें तो बेलन का आयतन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं πr² h होता है, और शंकु के आयतन की बात की जाए तो 1/3 πr² h होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पाई और पाई तो हो गया कैंसिल, ये 3 ऊपर चला आएगा, ठीक है। r², तो ये बेलन का है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये बेलन का है और ये त्रिज्या किसका है, शंकु का। अगर आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको 1 1 लिख लीजिए, इसको 2 और 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये बेलन के लिए है और ये शंकु के लिए है। तो बेलन का जो त्रिज्या हो जाएगा वो है आपका, देख लीजिए यहाँ पे बेलन का त्रिज्या दिया गया है 3, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए, इनटू बेलन का जो ऊंचाई है वो है आपका 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, शंकु का त्रिज्या। तो शंकु का जो त्रिज्या है वो है आपका 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, इनटू शंकु की जो ऊंचाई होगी वो लिख लीजिए आप यहाँ पे 3, और इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें 3 का स्क्वायर 9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 दफ़ा में एक कट जाएगा। इस तरह से आपका जो बेलन और शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा वो 9:8 हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। यहाँ पर दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास निकालना है, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना दिया हुआ है और इसका ऐसा वाला वृत्त का क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बट आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेडियस निकालना है, रेडियस जैसे निकलेगा उस तरह से फिर आपको यहाँ से व्यास निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r² = 64 को लिख सकते हैं क्या, 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, r = 8 हो जाएगा। जब r का वैल्यू यानी त्रिज्या जो है आपका 8 आ गया तो स्वाभाविक है जो आपका व्यास होगा d होगा वो इसका दुगुना होगा, यानी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 7। इसमें क्या है दोस्तों, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का नाम है DEF, दूसरा ट्राइंगल का नाम है PQR, और इस तरह से इसमें 2 एंगल का पेयरिंग क्या है, इक्वल है दोनों में। तो निम्नलिखित में कौन सा है, तो पहले ना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D इक्वल है किसके, R के। तो एक ट्राइंगल है, इसका नाम तो आपका DEF होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, DEF, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम होना चाहिए आपका PQR, ठीक है। इसका ट्राइंगल का नाम होना चाहिए PQR। तो DEF ट्राइंगल में एक एंगल है जिसका नाम है D, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे D फिगर में,
उसके बाद उधर का ट्राइंगल क्या है, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। यहाँ का एंगल डी, इस ट्राइंगल का एंगल क्यू, दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इसका कॉरस्पॉन्डिंग जगह पर लिख दिया है। इस ट्राइंगल का एंगल आर यहाँ लिख लीजिए, उस ट्राइंगल का एंगल ई, मगर इस ट्राइंगल का एंगल आर तो है ही नहीं, एंगल आर तो उस ट्राइंगल में है, तो एंगल आर तो यहाँ लिख लीजिए, और एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो एंगल ई को यहाँ लिख लीजिए। ओके, इस तरह से आप जब डी और ई लिख ही लिए हैं तो बच गया आपका यहाँ पे एफ, और यहाँ पे आप क्यू और आर लिख ही लिए हैं तो आपका बच गया यहाँ पे पी। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, डी ई एफ, और इस ट्राइंगल का नाम क्या हो, क्यू आर पी। इस ट्राइंगल का नाम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, बट ये क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है यहाँ पर, जो कि दो एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सिमिलर होने की वजह से ये एंगल के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए वहां पे, जहां पे आपका एंगल एफ इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, एंगल पी। तो एंगल एफ और पी जो इक्वल है वो यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। समीकरण का युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, युग्म होता है जोड़ा। यहाँ पे आपका समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक बार ध्यान करें तो अगर आपने पढ़ा हो थ्री रिलेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें आपने इसका जनरल स्वरूप ऐसा पढ़ा होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। अगर इसकी बात करें तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो किस किस स्थिति में कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आपको ये पहचानने को मिल जाएगा, तो वो कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप उससे मैच कर लेना कौन किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 हुआ, तो ऐसे कंडीशन वाले का अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर आपका a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 हुआ, तो इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक। अनेक मतलब अनंत हल होगा। यदि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 हुआ, तो आपका इस कंडीशन को फॉलो करने वाला समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 बाई a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/4। b1 बाई b2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/6, और c1 बाई c2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 5/15। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 आएगा, यहाँ कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ कैंसिल कीजिएगा तो 5 3 जा 15 यानी 1/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ये फर्स्ट दो टर्म आपका क्या है, इक्वल है, मगर लास्ट वाला क्या है, अनइक्वल है। यानी इससे पता चल रहा है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और इस कंडीशन को फॉलो करने वाले को क्या बताए थे कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस तरह से जो मेरे पास ये समीकरण युग्म दिया है इसका कोई भी हल नहीं होगा। और इस कंडीशन को फॉलो करता तो अनेक हल हो जाता, अनंत हल हो जाता, और इस कंडीशन को फॉलो करता तो इसका केवल एक हल होता। इस तरह से आपने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव को हल किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यानी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर ले लीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 1/sin थीटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना, ऐसा घटना जो संभव है ही नहीं। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि प्रायिकता जो होती है वो या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या नहीं तो 0 से 1 का बीच का कोई एक नंबर होगा। यदि घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, और घटना असंभव हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, असंभव घटना जिसका घटित होना संभव है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 0। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन का सभी एमसीक्यू आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी तरह का एमसीक्यू पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।